तो आज एवरी मंडे नहीं है, हम मैसेज करेंगे ऑल्टरनेट टू एवरी वीक चेक करना हमारे ग्रुप पे हम मैसेज डालेंगे, मैसेज डालेंगे। अगर आपको और आपका काम रोज का रोज करना है, इसलिए अभी ये ध्यान रखना है कि वो रोटेशनल के 2 एक्चुअली में रह गए थे, 7 और 8 भी कंप्लीट करके फिर करना। तो अभी वेकेशन ही है आपका, तो आपको तो पहले 7, 8 कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करना है, ठीक है। चलिए लेक्चर के अंदर थोड़ा एसी चालू करो। कल के एडवांस का जो पेपर हुआ था हमारा, फिजिक्स अच्छे लेवल का है, मैथ्स उसमें इजी आया था और केमिस्ट्री भी अच्छा आया था, मतलब उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि अच्छा है। और उसके बाद दो शिफ्ट पेपर में नहीं, क्योंकि इसमें तो तादाद बच्चों की कम है, 2-2.5 लाख रुपए 2-2.5 लाख बच्चे ही रहते हैं, तो इसलिए एक ही पेपर चलता है, उसमें शिफ्ट वाइज अलग अलग नहीं है। वो तो उसमें हमारे जेई मेंस में, क्योंकि उसमें ज्यादा बच्चे हैं तो एक साथ इतने हमारे इंडिया में पीछे नहीं है, तो इसीलिए है पीछे, लेकिन सेंटर इतने एग्जामिनेशन सेंटर हम नहीं रख सकते, इसलिए उसमें शिफ्ट एक ही शिफ्ट में होता है। काफी अच्छा पेपर आया है, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि अभी भी उसके सॉल्यूशन भी लोगों को चैप्टर का है, तो कुछ क्वेश्चन सच में बहुत तगड़े हैं और कुछ क्वेश्चन आगे बेसिक क्वेश्चन भी थे। तो वही है कि क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हैं और कौन से क्वेश्चन जो है हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो वो अभी अनिल सर के साथ में डिस्कशन चल रहा था, उन्होंने वही बोला है कि लेवल जो है हमारे पढ़ने का तैयारी का वो इन्फिनिटी लेवल होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे इस बार मैथ्स इजी आया, क्या पता इस बार फिजिक्स थोड़ा टफर था, इसमें था एक शिफ्ट में इजी था, एक में बहुत टफ था। तो वही कि आपका प्रिपरेशन में, अगर केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें अगेन एनसीईआरटी से भी आई है, कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स भी आई है, तो वो कहीं ना कहीं आपको अलग ऊपर नीचे अलग चीजें मिलेंगी। तो वही है, तैयारी का लेवल इंफिनिटी होना चाहिए, बस वो लेवल इंफिनिटी नहीं होगा तो उड़ जाएंगे। और सच में क्वेश्चन ऐसे थे कि आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे भाई क्या ही पूछा हो। तो वो प्रैक्टिस उस लेवल की क्वेश्चन की करनी पड़ेगी हमारे को। तो कॉन्सेप्ट तो आप यहाँ पढ़ ही रहे हो, घर पे आप सॉल्विंग पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट रीडिंग से काम नहीं होगा। सॉल्विंग जितना सॉल्विंग करेंगे उतना हमारा जो है नए टाइप के क्वेश्चन हम कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तो नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई पुराना उठ के आ गया। चलिए लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टॉर्सिलीज लॉ पढ़ा था,
टॉयसरीज लॉ के अंदर हमने ओपन कंटेनर वाला पार्ट लिखा था। ओपन कंटेनर वाले पार्ट के अंदर भी हमने रेंज के बारे में निकाला था और टाइम कितना लग रहा है टैंक को खाली होने में वो लिखा था। अब अगेन नोट नंबर 3, नेक्स्ट इज रिएक्शन फोर्स। क्या होता है अगला हमारा? रिएक्शन फोर्स। नेक्स्ट इज रिएक्शन फोर्स। अब ये रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या है? ये रहा कंटेनर, ठीक है, और इसमें हमने ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये एजेस का क्या काम चल रहा है अभी? किसका होगा? अरे भाई अभी रखो यार, पहले पढ़ने में ध्यान दो। और इसमें हमने यहाँ होल किया है, तो यहाँ से ये जो भी ये क्या करो, ये लेक्चर में स्टार्ट होने से पहले 20 लेक्चर में ध्यान तो कम दे रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने होल किया और यहाँ से ये लिक्विड जो है वो बाहर की तरफ निकलना है। कितनी वेलोसिटी? अभी भी कोई बात कर रहा है? √2gh से बाहर निकल रहा है ये। अब हमें एक चीज पता है कि यार हमने याद करो वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ा था, जहाँ मास सिस्टम का चेंज हो रहा है और उसमें से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रहा है। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन में गैस बाहर निकल रही, उस गैस जिस डायरेक्शन में बाहर निकल रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स आ रहा था और उसका फॉर्मूला था V × dm/dt। वैसे ही यहाँ पर भी सिस्टम, ये भी वेरिएबल मास सिस्टम है, मास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है और यहाँ पर भी जो है लिक्विड फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो कंटेनर फ्लूइड को बाहर निकालने में जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स फ्लूइड भी कंटेनर पे लगाएगा, बट डायरेक्शन होगी अपोजिट। इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और उसी को हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? रिएक्शन फोर्स। और ये रिएक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है रो इनटू, हम एक्चुअल फॉर्मूला लिखते हैं वेलोसिटी V × dm/dt। ये कौन सी वेलोसिटी है? स्पीड ऑफ फ्लक्स वाली। कौन सी स्पीड है ये? स्पीड ऑफ फ्लक्स। बाद में लिख देना, मैं इधर ध्यान देना। क्या सोच के वही है ना, वो स्पीड ऑफ फ्लक्स रिलेटिव ही ना, वो होता क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। कंटेनर की रिस्पेक्ट में है √2gh। क्लियर है यहाँ पर? और dm/dt हम लोगों ने स्पीड ऑफ फ्लक्स निकाला था, वो क्या आया था? रो। ये dm/dt को हम रो ए भी लिख सकते हैं। उसमें ए का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ ओरिफिस या एरिया ऑफ होल। तो ये फॉर्मूला बनता है रो ए × v²। क्या होता है? रो ए × v। तो रिएक्शन फोर्स का फॉर्मूला जो है वो हमें मिला रो ए × v²। और ये लगता कौन सी डायरेक्शन में है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ। ठीक है,
अगर हमने एरिया फुल बढ़ा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया? अरे भाई मुझे भी मशीन बनाते हो। अभी Q इक्वल टू, इसमें दोनों आ रहे फैक्टर, तो दोनों का फर्क पड़ेगा ना। कभी भी तो मैथ्स पढ़ते हो तुम लोग, तो अगर इतना तो ये पता होना चाहिए हमारे को कि अगर दो वेरिएबल है उसमें, तूने जनरली एरिया कांस्टेंट होता है, वी चेंज हो रहा होता है, लेकिन तूने एरिया को भी अलग कर दिया, तो तेरा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी तो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में अगर तू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लेगा? एक चीज हमें सब कांस्टेंट हो और एक ही वेरिएबल हो तो हम उसके साथ रिलेशन दिखाते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है कोई इक्वेशन z इक्वल टू 4xy, तो यहाँ z x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है? दोनों पे डिपेंड करेगा ना, वो किसी एक पे कैसे दे सकते हो? ये है। चलिए, यहाँ मैं ऐसे तो ना बोल सकता हूँ 4xy वाली इक्वेशन में कि z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कैसे बोलूँ? y भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल हो, क्या होता है? y x पे डिपेंड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ भी a पे डिपेंड कर रहा है, जैसे तेरे सब, तो वो वहाँ पे हम नहीं बोलते। अब जब अगर वो भी बोला हो y इज कांस्टेंट, तो बोलता z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है? चलिए, यहाँ से क्लियर हुआ है। अब कुछ पॉइंट जो है इसमें हमें ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रिएक्शन फोर्स, तो हमें क्लैरिटी आया रिएक्शन फोर्स होता क्या है, लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं, इसी में नोट में ही पॉइंट लिख रहा हूं, है ना? पॉइंट नंबर 1, मान लीजिए अगर मैंने दो होल किए, एक किया आपने नीचे की तरफ, एक यहाँ ऊपर की तरफ किया, यहाँ से लिक्विड निकल रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, यहाँ से जा रहा है v2 के साथ। क्लियर है? यहाँ पे नेट फोर्स अगर मुझे निकालना है, नेट रिएक्शन फोर्स, इसका फोर्स इधर की तरफ आएगा F2, इसका फोर्स इधर की तरफ आएगा F1। F1 इक्वल टू होगा रो ए V1, दोनों का A मतलब एरिया ऑफ होल, दोनों में से अलग अलग हुआ तो अलग अलग रखेगा, ठीक है? और इधर आएगा रो ए V2 स्क्वायर। कौन ज्यादा होगा, F1 या F2? F2। कैसे पता लगा F2 ज्यादा है? V2 का वैल्यू V1 से ज्यादा है। F2 माइनस में लिखना पड़ेगा F1, अगर इधर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसका अपोजिट वाला नेगेटिव। F2 होगा रो ए इंटू V2 स्क्वायर, रो ए इंटू V1 स्क्वायर। V2 को लिखेंगे हम 2GH2, स्क्वायर किया तो रूट हट गया, 2GH1, रो ए 2G H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 को क्या बोलेंगे हम? H, ठीक है? इसी में अभी हम क्या लिख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट।
दूसरे में हमें निकालना फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू so that container remain at rest. आपको बताना है कि कितना मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू हो कि कंटेनर, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो अगर कंटेनर रेस्ट पे है, इसका मतलब वो किसको कैंसिल आउट कर रहा है? ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि जब लिक्विड यहाँ से when liquid come out from hood, जब लिक्विड जो है ओइल से बाहर निकल रहा है, उस केस में जो है कंटेनर हमारा किस पे है? रेस्ट। जब लिक्विड बाहर निकल रहा है v वेलोसिटी के साथ, इस पे ये लगा हमारा रिएक्शन फोर्स, और अगर कंटेनर रेस्ट पे है तो उसको रोकने के लिए मोशन की टेंडेंसी पीछे की तरफ आएगी, तो रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ। तो अगर